Hello students, we are going to read a new lesson of Flamingo book of prose section. It is taught in CBSE board and UP board both in 12th class, Poets and Pancakes part 3rd. We have read two part of this lesson. In previous part means in second part we have read that an auditor was about to come in Gemini Studio. So the boss of Gemini Studio was so excited to welcome him because he is also an auditor. The writer of this lesson is Ashok Mitran. Let us read the third part of this lesson. I am Satyaprakash Shukla. Welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. He was not the auditor of any of the known names of British publication in Madras. लेखक कहता है कि मद्रास में जितनी जानकारी थी ब्रिटिश पब्लिकेशन के बारे में उन सभी पेपर्स का वह ऑडिटर नहीं था। जो ऑडिटर जेमिनी स्टूडियो में आने वाला था, जिसके स्वागत की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, लेकिन मद्रास में जितनी जानकारी ब्रिटिश पब्लिकेशन की थी उन पेपर्स का वह ऑडिटर नहीं था। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के जानकार लोग थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वाज द पोएट वाज द ऑडिटर ऑफ द डेली। लेखक कहता है सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके जो टॉप मैन हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, पर यह उन टॉप मैन में से नहीं था। वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वाज दैट द पोएट, वह भी हो सकता है कि, तो वहाँ के लोग ये गेस कर रहे थे कि वो जो आदमी आ रहा है वह या तो पोएट होगा या ऑडिटर होगा। ठीक है, द इनिशिएटिव, द सरमाइज वाज द पोएट आर ऑडिटर एडिटर ऑफ द डेली, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन आर लंदन टाइम्स। ना तो वो मैनचेस्टर गार्डियन का एडिटर होगा न लंदन टाइम का, ये इन लोगों ने गेस किया। दैट वाज ऑल दैट, ये सब कुछ जहाँ तक है, इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, क्योंकि ये जहाँ तक है ये हम लोगों को अच्छे से सूचित किया गया और उसके बारे में बताया गया, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हम लोग किससे मिलने जा रहे हैं, किसका स्वागत करने जा रहे हैं। यहाँ से एट लास्ट अराउंड, और आखिरी जो लगभग 4 in आफ्टरनून, 4 बजे लगभग वो दोपहर में आया। द पोएट, वो कभी आया। अब ब्रैकेट में लिखा है लेखक ने पोएट आर द ऑडिटर, चाहे वो पोएट था चाहे ऑडिटर था, वो जो भी था वो आया। ही वाज अ टॉल मैन, वो जो आया वो लंबा था। वेरी इंग्लिश, वो अंग्रेज लग रहा था। वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर था। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक से वास्तव में वो अपरिचित था। बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन, और उसके स्वागत में लगभग आधा दर्जन पेडेस्टल फैंस वहाँ पर लगाए गए थे। ऑन द शूटिंग स्टेज, जिस स्टेज पर उसको जाना था, बोलने के लिए जाना था और जहाँ से बॉस को बोलना था, वहाँ पर आधा दर्जन बैटलिंग फैन ये लगाए गए थे। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, जो स्टूडियो के बॉस थे उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत लंबा भाषण पढ़ा उसके आने में। इट वाज ऑब्वियस, ये अस्पष्ट था, और अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट होता है, स्पष्ट था। दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, वह बहुत कम ही, उनके भाषण से ही, जो बॉस भाषण दे रहे थे उस स्पीच से ही ये लग रहा था कि वो बहुत कम ही जानते हैं, जो ऑडिटर या जो पोएट आया है उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, जो उनका भाषण था वो बहुत ही साधारण तरीके से था, जनरल टर्म में था। बट हियर एंड दियर इट वाज पेपर्ड विथ वर्ड लाइक फ्रीडम, लेकिन यहाँ वहाँ
जो भी था शब्द में उनके फ्रीडम शब्द स्वतंत्रता या डेमोक्रेसी पर था। देन द पोएट स्पोक, इसके बाद जब वो अपना भाषण ख़त्म करते हैं तब वह कवि जो आया था, जो लंबा था, जो अंग्रेज लग रहा था, वह बोलता है ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड आ मोर डैज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, उसने पहले से बैठी हुई शांत पब्लिक को, जो ऑडियंस थे, श्रोता थे, उनको कुछ भी एड्रेस नहीं किया। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था व्हाट ही वाज टॉकिंग, वो क्या बोल रहा है, अबाउट, किसके बारे में बोल रहा है, एंड हिज एसेंट, और उसका जो उच्चारण था, बोलने का जो तरीका था, डिफीटेड माई अटेम्प्ट एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, किसी भी प्रयास से वो समझ में नहीं आ रहा था। डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि वहाँ पर जितने लोग बैठे थे वो ऐसे फर्राटेदार अपनी मदर टंग को बोल रहा था, अपनी मातृभाषा को, कि वो समझ में नहीं आ रहा था, अंग्रेज था। व्हाट ही वाज सेइंग, वो क्या कह रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, पूरा ये सब जो खेल था, स्टेज पर जाना आना, लगभग एन आवर चला, 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट, और फिर वह कवि चला गया। एंड वी आल डिस्पर्स्ड इन अटर बफलमेंट, फिर हम लोग क्या हुए, वहाँ पर हम लोग भी खिसक लिए, अपने अपने काम के लिए चल दिए। व्हाट आर बी डूइंग, हम करते ही वहाँ क्या, व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन द फिल्म स्टूडियो, हम लोग ये सोच रहे थे, या मैं सोच रहा था कि एक पोएट, ये जो पोएट है वो इंग्लिश पोएट है, वो एक स्टूडियो में, ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा है, विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो केवल तमिल फिल्म्स बनाती है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, बड़े ही साधारण लोगों के लिए तमिल में जो फिल्म बनाती है, वैसी जगह पर एक अंग्रेजी पोएट क्या कर रहा है, हम लोग ये सोच रहे थे। पीपल, लोग, हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड देन द possibility of cultivating a taste for English poetry, जो लोग, पीपल हु लिव्स लिस्ट अफोर्डेड देम, जो लोग बड़े मुश्किल से उसको अफोर्ड भी कर सकते थे, मतलब किसी तरह से पिक्चर वगैरह उस समय देखते थे, उनके लिए संभावना या उन लोगों के बीच में कल्टीवेटिंग करना कि उनकी इंग्लिश पोएट्री में रुचि पैदा होगी, ये बड़ा कठिन काम था। द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, और कवि जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। बफल्ड टू मतलब कह सकते हैं चक्कर में पड़ा हुआ था, जो पोएट आया था, लुक्ड प्रेटी बफल्ड टू, वो बड़ा ही मासूम और बहुत ही चक्कर में पड़ा, हैरान था कह सकते हैं। फार ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सीर ऑफ हिज टॉक, वो अपने बात को लेकर के स्वयं एहसास कर रहा था। ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसको बहुत ज़्यादा यह एहसास हुआ या करना चाहिए था, ऐसे लिख सकते हैं। द सीर ऑफ हिज, सीर मीन्स होता है एकदम, ऑफ हिज टॉक, कि उसकी बात का कोई मतलब नहीं समझ रहा है। अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, उस इंग्लिश पोएट के बारे में उसका न गम, न उसकी खुशी, न उसके बारे में बहुत अच्छे से लोग नहीं समझ रहे हैं, इसका उसे एहसास हो रहा था, वो हैरान था, केवल बोले जा रहा था। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी जो यात्रा थी वह एक अस्पष्ट रहस्य बन के रह गई, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गई, रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। आगे देखते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जितने भी गद्य के लेखक हैं, प्रोज मतलब होता है गद्य और पोएट्री मतलब होता है पद्य, संसार में जितने भी महान गद्य लेखक हैं, मे नॉट एडमिट इट, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। किसको स्वीकार नहीं करेंगे? बट माई कन्विक्शन, लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास हो गया था, अभी आगे स्पष्ट होगा कि इसको नहीं स्वीकार करेंगे। ग्रोज स्ट्रांगर डे एंड डे आफ्टर डे, द प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू
परसिट ऑफ अ जीनियस। मेरा ये विश्वास हो गया था, दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि जो गद्य का लेखन है या जो गद्य को लिखने की कला है वो एक जीनियस का काम नहीं है। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। वो एक जीनियस को ज़्यादा सूट नहीं करती है, ये मेरा विश्वास हो गया था। इट इज़ फॉर द पैसेंट, ये एक धैर्य का काम है, पैसेंस होना चाहिए। इट इज़ फॉर द पैसेंट, परसिस्टेंट, और लगातार लगे रहने वाले के लिए होता है। प्रोज वही लिख सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, जो परसिस्टेंट हो, जो लगातार लगा रह सकता हो, परसर्वरिंग हो, जो कर्मठ हो कह सकते हैं, मतलब जुझारू हो, ठीक है, मेहनती हो, ड्रज विथ अ हार्ट ऑफ स्ट्रकन, और जो कह सकते हैं हार्ट ऑफ स्ट्रकन हो, मतलब ऐसे हृदय वाला हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जिसको कोई भी दिक्कत तोड़ ना पाए, वही प्रोज लिख सकता है। क्योंकि प्रोज राइटिंग में क्या होता है, रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम, उसके लिए रिजेक्शन बहुत मायने न रखता हो। प्रोज राइटर को रिजेक्शन अक्सर मिलता है, उसकी लेखन को नहीं समझा जाता है तो उसके लिए बहुत मायने न रखता हो, बहुत मतलब न रखता हो, मीन्स अ थिंग टू हिम। फिर देखते हैं, ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस ऑफ सेंड टू इट। वो जब प्रोज राइटर जो है उसको ये अशोक मित्रन सलाह देते हैं कि उसको अपनी राइटिंग का एक फ्रेश कॉपी तैयार करना चाहिए। ही एट वंस, प्रोज राइटर को तुरंत ही, सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, तुरंत ही एक फ्रेश कॉपी तैयार करना चाहिए ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, ठीक है, एंड सेंड इट, और उसको भेज देना चाहिए किसके पास, ऑन टू एन अदर एडिटर इन क्लोजिंग पोस्टेज, उसको किसी एडिटर के पास जब वो भेजता है तो भेज देना चाहिए, और उसमें लगाना चाहिए क्या, पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। अगर उसका लेखन किसी एडिटर को पसंद नहीं आता है तो वह एडिटर उसके स्क्रिप्ट को वापस कर सके, इसलिए उसमें डाक टिकट भी लगाना चाहिए, पोस्टेज भी लगाना चाहिए। इट वाज फॉर सच पीपल, ये ऐसे लोगों के लिए है, प्रोज राइटिंग ऐसे लोगों के लिए है। दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टीनी, एक दिन हिंदू अखबार में एक कुछ छपा हुआ था प्रोज राइटर के बारे में, जिसको ये अशोक मित्रन ने बताया। पब्लिश्ड इन अ टीनी अन अनाउंसमेंट इन एन अनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक कोने में बिना महत्व वाले किसी पेज पर द हिंदू में प्रोज राइटर के लिए ये एक चीज़ छपी हुई थी जिसको अशोक मित्रन ने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम ऑफ द इनकाउंटर, जो शॉर्ट स्टोरी लघु कथा, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, लघु कथा को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, लिखा गया था, बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल, ब्रिटिश पीरियडिकल के काल में, ब्रिटिश के समय लिखा गया था, बाय द नेम द इनकाउंटर, किस नाम से वो कहानी लिखी गई थी, इनकाउंटर नाम से वो कहानी लिखी गई थी। जब ब्रिटिश शासनकाल था तभी एक लघु कथा लिखी गई थी, वो भी छपी हुई थी, ऐसा भी समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, द इनकाउंटर वाज नॉट अ नोन कमोडिटी, जो इनकाउंटर शीर्षक था वो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था, लोगों में बहुत ज़्यादा परिचय नहीं बना पाया, मतलब लोग उसके बारे में बहुत कम जान पाए। कहाँ पर, जेमिनी लिटरेटी, जेमिनी के जो पढ़े हुए लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, उनमें बहुत कम ही ये परिचय अपना बना पाई, ठीक है। फिर देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकली, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे आइडिया को प्राप्त करूँ, ऐसे विचार को प्राप्त करूँ थोड़े थोड़े समय पर, बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज। कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज कह सकता, राइटर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे ही विचार मिलते रहें थोड़े थोड़े समय पर,
ताकि मतलब अपने पोस्टेज को ख़रीदने से पहले, अपने पोस्टेज को ख़रीदने से पहले ऐसे समझ लें कि जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, राइटर कहता है, तो उसके लिए टिकट खरीदने से पहले मुझे ऐसे विचार मिलते रहें ताकि क्या हो, स्पेंडिंग अ मान्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, ताकि मैं सेंडिंग अ मान्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को अपनी लेखन भेजने से पहले अगर मुझे ऐसे विचार मिलते रहें तो। अब यहाँ से देखें, इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक प्रवेश द्वार था, विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड, जिसमें अब कोई बड़ा सा साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, एंड नोटिस टू मेक यू, और ना ही कोई वहाँ पर नोटिस लिखी गई थी जो आपको तैयार करे, टू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया, ताकि आपको ये पता चले कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाना मना है, फॉरबिडन एरिया है, एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटरलिंग अबाउट इन द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, और वहाँ पर कई सारी प्रतियाँ, कॉपीज मीन्स प्रतियाँ, ठीक है, वहाँ पर काउंटर पे पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, वेरियस डिग्रेस ऑफ फ्रेशनेस, नई नई कापी जो है लाइब्रेरी में, वहाँ पे जाने पर देखा कि पड़ी हुई थी कई चीज़ों की, और वो क्या थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर, जिनको किसी ने टच नहीं किया था, जिनको किसी रीडर्स ने छुआ तक नहीं था, ऐसी कापीज वहाँ पर फोटो कापीज और किताबें वहाँ पे रखी हुई थीं। अब देखें, व्हेन आई रीड, लेखक कहता है कि जब मैंने पढ़ा द ऑडिटर्स नेम, जब ऑडिटर्स के नेम मैंने पढ़े लाइब्रेरी में जा कर के, आई हियर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रकेन हार्ट, मेरे दिल में घंटी बजने लगी, उस दिल में जो श्रकेन था, मतलब जो मुरझाया हुआ था। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये तो उसी के कविताओं की प्रतियां हैं जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड, जो आया था, आ चुका था, द जेमिनी स्टूडियो। आई फेल्ट लाइक, मैंने तुरंत महसूस किया, लाइक आई हैड, और उसको पसंद किया, आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लास्ट ब्रदर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई लॉन्ग लास्ट ब्रदर, जैसे मेरा कोई पुराना खोया हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई सैंग, मैं वहाँ पर गाने लगा। एज आई सील्डेड द एनवलप, जब मैं एनवलप चिपका रहा था तब मैं गाना गुनगुनाने लगा। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस मैंने उसके ऊपर लिखा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, कि वह भी इस समय वही गाना गा रहा होगा जो मैं गा रहा हूँ, सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, ठीक है। लॉन्ग लास्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म, जैसे कि भारतीय फिल्मों में दो जुड़वा भाइयों के बिछड़ जाने की कहानी सुनाते हैं, और फिर उनकी खोज होती है, डिस्कवर ईच अदर बाय द सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, जैसे कि भारतीय फिल्मों में दो भाइयों के बिछड़ने की कहानी को सुनाया जाता है, जो कि बचपन में एक गाना गा रहे होते हैं और आखिरी में भी वही गाना सुनाया जाता है, तो वो गाना सुन करके भाई एक दूसरे को पहचान लेते हैं, अरे ये गाना तो तुम गाते हो, ये गाना मैं गाता हूँ, तुमने कहाँ से सीखा, तुमने कहाँ से सीखा, फिर गाने से उन लोगों की पहचान होती है। तो इस तरह से ऐसा लेखक को लग रहा था कि जब मैंने उस पोएट के पोएट्री के प्रतियों को वहाँ लाइब्रेरी में देखा तो मुझे लगा कि जैसे मेरा कोई पुराना भाई मिल गया हो। अब यहाँ से देखें, एंड ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, एंड आई हैड मच टाइम, और फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था, बट नॉट मच मनी, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, नथिंग एनीथिंग एट आ रिड्यूस्ड प्राइस, तब उस समय क्या था कि अगर कोई भी चीज़ कम दाम में मिल रही है, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो वह मेरा ध्यान आकर्षण कर लेती थी। जब मैं बाहर निकलता था और देखता था कि कोई चीज़ छूट में मिल रही है तो मैं आकर्षित हो जाया करता था, क्योंकि मेरे पास पैसा कम होता था, समय ज़्यादा।
ऑन द फुटपाथ, ये कह रहे हैं सड़क के किनारे की बात है, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास में माउंट रोड पोस्ट ऑफिस पे फुटपाथ पे क्या हुआ, दियर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पर पूरा ढेर लगा हुआ था नई किताबों का, फॉर 50 पैसे ईच, और प्रत्येक किताबों की सेल लगी थी, प्रत्येक किताबों का क्या मूल्य था, 50 पैसे। एक्चुअली देवर कापीज ऑफ द सेम बुक्स, ये वही फ़ोटो कापी थी उन्हीं किताबों की जिनको मैंने कभी सुना था या देखा था। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, उनके ऊपर जो पेपर बैग था, मतलब जो कवर था कह सकते हैं, वो अमेरिकन ओरिजिन का था, उस पर लगा हुआ था। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, ये विशेषतः कम दाम पर स्टूडेंट्स एडिशन निकाला गया था, इन कनेक्शन विथ द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के 50वीं वर्षगांठ पर ऐसे डिस्काउंट की किताबें निकाली गई थीं। रशियन क्रांति के 50वें सालगिरह पर ऐसी किताबों को कम दाम पर विद्यार्थियों के लिए निकाला गया था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, मैंने 50 पैसे अदा किए और दुकान वाले से एक कॉपी ले ली, एक प्रति ले ली किताब की। उस किताब का क्या नाम था, द गॉड दैट फेल्ड, भगवान जो फेल हुआ, असफल हुआ। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर, 6 विद्वानों ने, मैन ऑफ लेटर मीन्स होता है विद्वान, 6 विद्वानों ने उसको लिखा था। इन 6 सेपरेट एस्से, उसमें 6 विद्वानों के अलग अलग 6 एस्से निबंध लिखे हुए थे। डिस्क्राइब्ड, जो वर्णन कर रहे थे, देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, जो वर्णन कर रहे थे अपनी यात्रा का, कम्युनिस्ट होने की अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे थे। एंड दियर इल एल्यूजेंट्स रिटर्न, और फिर भ्रमित होकर के और जागरूक होकर के, इल एल्यूजेंट मतलब भ्रम से बाहर होकर के, कम्युनिज्म से बाहर आने का जो वर्णन कर रहे थे। एंड्रे गाइड, कौन कौन लेखक थे, एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इंजेनियो सिल्वन, आर्थर क्वेस्टलर, लुइस फिशर, स्टेफन स्पेंडर, इतने लोगों के ऐसे वहाँ पर लिखे हुए थे। इन लोगों ने अपनी बात को बताया कि किस तरह से वो कम्युनिस्ट हुए और फिर कम्युनिज्म से बाहर निकले जब उनकी आँख खुली। स्टेफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, लेखक कहता है कि वो किताब तुरंत ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस हो गई, बहुत बड़ी पहचान वाली हो गई। स्टेफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये तो वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, उसकी लिखी हुई किताब, वो भी कम्युनिस्ट हो गया था, इसलिए वो किताब इनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो गई। इन अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई अ हैजी एल्यूमिनेशन, एक पल में ही मेरे मन में जो अंधकार था वह जगमगा उठा, वो चमक उठा, ठीक है। आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड, मेरे मन की जो निराशा थी मैंने महसूस किया, लिटअप, वो जल उठी, बाई अ हैजी, एक अनिश्चित, हैजी मीन्स अनिश्चित, इल्यूमिनेशन, जगमगाहट के साथ वो चमक उठी। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो, जब मैंने रिमाइंड किया कि ये तो उन्हीं की किताब है जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे, वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, अब तो कोई रहस्य बचा ही नहीं, ठीक है, अब तो सब क्लियर हो गया। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर पोएट्री, जेमिनी स्टूडियो का जो मालिक है उसने भी स्पेंडर की पोएट्री में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, यानी कि उसको भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी या समझ नहीं आया। बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, और ना वह उसके साथ था जो किताब उन लोगों ने लिखी थी, गॉड दैट फेल्ड, मतलब इन लोगों ने किताब का जो शीर्षक था उसको क्या बनाया था, गॉड दैट फेल्ड, ईश्वर जो असफल हुआ, और उस शीर्षक के अंतर्गत
कम्युनिस्ट होने की कहानी थी, फिर कम्युनिस्ट के बारे में जब पता चलता है तो वापस आने की कहानी थी। कम्युनिज़्म एक बहुत खराब विचारधारा है। अपने भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं। वो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, अशांति फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं आदि। स्टूडेंट्स, ये आपका रहा लेसन जो ख़त्म होता है। अब इस लेसन को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिली, ये आप खुद गेस करें। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड को ऐसे पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मेरा विचार है कि ऐसे पाठ होने चाहिए पाठ्यक्रम में जिसको पढ़ने से नैतिक मूल्यों की वृद्धि हो, आप एक अच्छे नागरिक बने। इस कहानी में जोड़ तोड़ करके इधर से उधर, उधर से उधर उठा करके एक लेसन बना दिया, दे दिया। ऐसे कई सारे लेसन हैं। पहले जो यूपी बोर्ड का कोर्स था अत्यंत प्रशंसनीय कोर्स था। मैं उस पर एक वीडियो शूट करूंगा और शिक्षा मंत्री, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी को मैं फॉरवर्ड करूंगा कि आप बताइए, तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए कि जो वर्तमान में पाठ्यक्रम आपने बनाया इस साल यूपी बोर्ड के लिए, क्या उस पाठ्यक्रम से ये किस एंगल से बेटर देन है। आप इसको स्पष्ट करें, क्योंकि पुराना पाठ्यक्रम भी मैं पढ़ाता था, नया भी पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसमें कोई भी नैतिकता मुझे किसी लेसन में अब तक ढंग से नहीं मिली, एक दो लेसन को छोड़ करके। थैंक यू।